लास्ट स्लाइड में अपन ने कुछ स्मॉल बेसिक पॉइंट्स देखे थे प्रोकैरियोटिक सेल के, जैसे कि अपन ने देखा था कि सेल वॉल नहीं होती है वेल डिफाइंड, और सेल मेम्ब्रेन होती है पर उसमें एक एक्सेप्शन था अपना माइक्रोप्लाज्मा। नो ऑर्गेनरीज जैसे कि ईआर गोल्गी कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली नेकेड होता है। अब आगे चलते हैं, अपन प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल है क्या, और इसको थोड़ा मतलब अपने बेसिक पॉइंट से देख लिया, थोड़ा सा अपन इसको तो दे आर जनरली स्मॉलर, यूजुअली स्मॉलर होते हैं। किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। एंड मल्टीप्लाइज मोर रैपिडली, और ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं देन यूकैरियोटिक सेल। मतलब अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल को रख देंगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करेगा, वो साइज में स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है, दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेप एंड साइज होता है। द 4 बेसिक शेप, जो 4 अलग अलग शेप है, द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलिस, जो कि अपना होता है रॉड लाइक, फिर होता है कोकिस जो कि अपना स्पेरिकल होता है, फिर होता है विब्रो जो कि कॉमा शेप्ड होता है, और फिर लास्टली में आता है अपना स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप्ड होता है। अभी अपन आगे देखेंगे इसकी पिक्चर। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अपन ने इस डायग्राम में यहाँ पे देखा था कि ये जो आपको ये ऑरेंज कलर का हल्का सा ये दिख रहा है ना, ये लिक्विड जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज तैर रहे हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया। अब अपन इनके ये जो 4 बेसिक शेप्स हैं अपन इनकी पिक्चर में देख सकते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए अपन को, बस कोकाई चाहिए पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ अपन को बैसिलाई चाहिए, और तीसरी चीज़ अपन को स्पाइरला चाहिए। एक मिसिंग है क्या कोई? विब्रो, ये रहा। ओके, मेन फोकस इसी पे होना चाहिए। ये बाकी सारे इसी के टाइप्स हैं। मतलब अगर वो चेन फॉर्म में, जैसे कोकाई है, कोकाई चेन फॉर्म में पाया जाएगा तो ऐसा मतलब ये कहलाएगा, ग्रुप्स में पाया जाएगा तो ये कहलाएगा, दो के फॉर्म में तो डिप्लोकोकाई, ऐसा। जैसे कोको, बैसिलस, ये अलग अलग बैसिली, विब्रो, ऐसा। बस अपन को मेन चीज़ ये देखना है, कोकाई जो है वो स्पेरिकल इन शेप है, विब्रो जो है ये कॉमा शेप्ड आपको दिख रहा होगा। बेसिकली कॉमा शेप्ड ही कहलाता है ये ना, माना वो कॉमा जैसा थोड़ा सा दिख नहीं रहा है पर वो ऐसा ही होता है। और बैसिलस रॉड शेप जैसा, और स्पाइरला स्प्रिंग शेप जैसा, मतलब स्फेरिकल शेप जैसा, स्पाइरल शेप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपन ने जो एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ा था, एक सेकेंड, हाँ, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वॉल्व बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसी चीज़ को यहाँ पर अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोकैरियोटिक सेल का वो बेसिकली कैसा है, उसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो बेसिकली नेकेड होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है ना उसी में बेसिकली, जैसे ये मान लीजिए अपन, जैसे ये कोई भी मान लीजिए ये अपना वो है डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, मान लीजिए इतने प्लेस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है ना, तो ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। पर इसमें क्या है कि नेकेड हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, देयर इज नॉट एनवेल्प्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए के एडिशन में अपन देखें तो मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, बहुत सारे बैक्टीरिया जिनमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। देखिए जीनोमिक डीएनए क्या है? जीनोमिक डीएनए ये है कि अपन देखिए यहाँ पे आपको नहीं वाला, सॉरी ये नहीं, हाँ आपको भी इसमें क्लियर नहीं दिख रहा
एक सेकेंड, हाँ, जीनोमिक डीएनए ये है जो इसके अंदर है, ये दिख रहा है आपको पूरा जो कॉल्ड एरिया है। पर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA। जो जीनोमिक डीएनए है, ये जो जीनोमिक डीएनए है, इसके आउटसाइड भी एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ये जो ब्लू कलर का है, ये हो सकता है, बहुत सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, दी स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। ये जो स्मॉल डीएनए है, जो स्मॉल डीएनए के जो बाहर दिया है वो प्लाज्मिड्स हैं। अगले डायग्राम में देखेंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा, ये रहा प्लाज्मिड, देखिए वो हाईलाइट नहीं हो सकता क्योंकि वो इमेज है बेसिकली, हो रहा है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, वाइट से कर देते हैं। नो, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, तो ये जो अलग से दिख रहा है ना, ये बेसिकली प्लाज्मिड है, जो कि ये जीनोमिक डीएनए से बाहर सर्कुलर डीएनए में प्रेजेंट है। द प्लाज्मिड ऑफ द डीएनए confirm certain unique phenotype characteristics to such bacteria. One such characteristics is resistance to antibiotic। ये अपन आगे चल के ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है उसमें अपन इसको पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो प्लाज्मिड डीएनए है, जो प्लाज्मिड का, सॉरी एक्चुअली, जो प्लाज्मिड डीएनए है वो बेसिकली कुछ यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर कंटेन करता है। जैसे कि एक होता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया को अपनी जो प्रोटेक्शन है वो एक तरीके से खुद ही करनी पड़ती है, तो इसलिए उनके पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो कि होता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, नोट पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोम। जो एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन है, किसकी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एक डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन है, उसको अपन बोलते हैं मीजोम। ओके, मीजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। जो मीजोम है ना, वो ही एक कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक सेल की। ओके, हम आप इस डायग्राम में जैसे देख सकते हैं, ये था अपनी सेल मेम्ब्रेन, ये आपको दिख रही होगी, ये यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, ये रही। अब इसी का एक एक्सटेंशन, मतलब एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बनाया गया है। इसी का ही एक लूप है जो यहाँ पर बनाया गया है और उसको नाम दिया है अपन ने मीजोम। ओके, आगे बढ़े। डायग्राम इसमें कुछ है नहीं ऐसा। पिछली वाले डायग्राम में अपने 2 फ्लैजिलेटेड देखा था बैक्टीरिया, ये 1 फ्लैजिलेटेड है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में। मैंने आपको न्यूक्लियर डीएनए बता दिया है कि क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों को पता है, सेल वॉल भी ठीक है, कैप्सूल ठीक है, प्लाज्मिड ठीक है, पिलाई ठीक है, और साइटोप्लाज्म ये जिसमें ये सारी चीज़ें तैर रही हैं। ओके, अब नेक्स्ट अपना इसमें आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के जो सेल एनवेलप हैं और मॉडिफिकेशंस है वो क्या क्या है। सेल एनवेलप कुछ नहीं होता है, एनवेलप आपको पता होगा बेसिकली ये कैसा चिट्ठी जैसा होता है, आपने बचपन में देखा हो तो, ये ओप्स, हाँ ये ऐसा कुछ दिखता है। और सेल मतलब जिस चीज़ में पैक है, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें सेल को रखा गया है, उसको अपन सेल एनवेलप बोलते हैं। और उसके कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। तो क्या लिखा है, द मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल particularly the bacterial cell have a chemically complex cell envelope। यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल, स्पेशली बात करें तो बैक्टीरियल सेल की, उनके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है, क्योंकि एक तरीके से उनको ट्रैवल करना है, कि कोई पानी में है, कोई कहीं है, कोई हार्ड कंडीशंस में है, तो अपन को कहीं ना कहीं सेल एनवेलप, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप की ज़रूरत लगती है। अब द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्स। सेल एनवेलप जो है ना, उसमें 3 लेयर होती हैं। अगर अपन ध्यान से देखें, इसका डायग्राम आएगा आगे, तो इसकी बेसिकली कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। टाइटली बाउंडेड 3 लेयर स्ट्रक्चर।
सॉरी फॉर द मेस गाइस, पता नहीं वो क्यों हो रहा है ऐसा. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सीरियसली आर यू किडिंग मी? ओके, लेट्स मूव. बाउंड्री 3 लेयर्स. ओके, जो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की तरफ आती है वो आती है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी होती है सेल वॉल और तीसरी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर फर्स्ट वाले के फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो बेसिकली इसमें 3 लेयर्स की बात की गई है. जो आउटर मोस्ट है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो मिडिल वाली है वो सेल वॉल है, और जो सबसे अंदर की तरफ है, मतलब सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म की तरफ है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. Though each layer of the envelope performs distinct function and they act together as a single protective layer. देखो, हर लेयर का अलग अलग फंक्शन भी है ना. और वो अगर तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरफ काम करती है. और अलग अलग क्या काम करती हैं तो ये अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. Okay, so in the last slide we discussed all those things, like we saw cell theory, what were the key features, what were the postulates of the cell theory, then how Rudolf Vickrey made modification in it and made it better by explaining the thing that how cells are formed. So now we are going to start new topic, that is prokaryotic cell. Okay, so इस पिक्चर में आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? अपन अगर एक बेसिक देखें तो ये एक टिपिकल बैक्टीरिया का डायग्राम है जिसको इन्हें आधा क्रॉस सेक्शन करके दिखाया है. बैक्टीरिया में आपको सबसे, अगर अपन इस साइड से शुरू करें तो यहाँ पे आपको ये इस साइड से अगर अपन शुरू करें तो यहाँ पे आपको फ्लैजिला दिख रहा होगा. फ्लैजिली ये बैक्टीरिया में हो सकते हैं, नहीं भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया है. फिर आपको इसके बाद इसको छोड़ के अपन राइबोसोम्स देखते हैं. राइबोसोम्स वैसे नहीं होते हैं पर इसमें प्रेजेंट हैं, क्योंकि वो मतलब राइबोसोम्स तो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें राइबोसोम्स हैं. जो लिक्विड मैट्रिक्स यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है, और जो बाहर का ये कवरिंग आपको दिख रही है ये क्या है? कैप्सूल है. ओके, ये सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, अभी अपन ने पढ़ा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहती है, मतलब अभी अपन आगे पढ़ेंगे. ओके, अब इसमें आपको प्लाज्मिड दिख रहा होगा और न्यूक्लियोइड डीएनए दिख रहा होगा. ये दो चीज़ें हैं जिसकी मैंने अलग से स्लाइड बनाई है, जिसमें अपन जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे. कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी बता देती हूँ. जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है, तो ये ऐसे ही रोम करते रहते हैं. जो मतलब जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही फ्री रहता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है. प्लाज्मिड क्या है? जो न्यूक्लियोइड है ना, ये न्यूक्लियोइड है, ये जो दिख रहा है ये पूरा न्यूक्लियोइड है. और प्लाज्मिड क्या है? इसका एक हिस्सा, मतलब इसी चीज़ का, मतलब न्यूक्लियोइड का ही एक हिस्सा, एक डीएनए पार्टिकल बोल सकते हैं, ये अलग हो गया है, मतलब बाहर आ गया है. इस पूरे बंच में से ये चीज़ बाहर आ गई है. ओके, तो उस चीज़ को अपन क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड. नो इट्स ओके. तो आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. अब बेसिक पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें क्या है, कुछ अपने बेसिक 4 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑब्वियसली डिटेल में पढ़ेंगे, पर डिटेल में पढ़ने के अलावा जो पहली चीज़ अपन को देखनी चाहिए कि उस चीज़ के बेसिक अपन को क्लियर होने चाहिए. तो पहली चीज़ तो ये आप लोगों को सबको पता ही है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. इसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है,
तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं भी है, अपन ने अभी जैसे पढ़ा ये ऐसा जेनेटिक मटेरियल, अब इसमें यहाँ लोकलाइज्ड हो गया, किसी और में मान लीजिए कहीं और है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है ही नहीं क्योंकि इसकी बाउंड्री है ही नहीं। दूसरा पॉइंट देखें तो सेल हैव सेल वॉल सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ओके, अपन ने इस डायग्राम में देखा, आपको ये सेल वॉल दिख रही होगी। सेल वॉल जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल वॉल जो है ना बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के आउटर में प्रेजेंट है। एक इसका एक्सेप्शन आता है जो कि है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा में क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा में क्या होता है कि ना इसमें ये एक तो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, तो इसमें ना इतना वो प्रेजेंट नहीं होता है, इतनी इसमें डिटेल इतनी भी नहीं होती है, प्रोकैरियोट्स में पहले ही नहीं है, माइक्रोप्लाज्मा में इतनी भी नहीं होती है। ओके, अब अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट जो कि थर्ड पॉइंट है ये देखिए, तो इसमें आप देखेंगे कि नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वन इन द यूकैरियोट्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। जो ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल में है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, जैसे कौन कौन है, एक है अपनी ईआर, ठीक है, एक है अपनी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं, एक्सेप्ट एक चीज़ के जो कि है अपना राइबोसोम। एक सेकेंड, जो कि है अपना राइबोसोम। दिस इज बेटर। ओके, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये अपन ने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बेसिकली नॉट प्रेजेंट। ओके, आगे बढ़े। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अपन प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक इमेज लगानी थी जो मिसिंग है, एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ की इमेज मैं लेकर आ। ओके गाइस, सो अब अपन ये एक पिक्चर देखेंगे, जैसे कि लास्ट में अपन ने देखा कि लास्ट स्लाइड में अपन ने देखा कि 3 अलग अलग मेम्ब्रेन हैं। जो आउटर मोस्ट है वो अपनी है आउटर मेम्ब्रेन या ग्लाइकोकैलिक्स इसको बोलते हैं, जो बीच वाली है वो है सेल वॉल, और जो सबसे अंदर वाली है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस डायग्राम में आपको ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ उस चीज़ पे आप फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ओके, तो आप ये ग्रे इसमें कलर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक ग्रे देख रहे होंगे, ग्रे लेयर देख रहे होंगे, ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन यानी कि वही ग्लाइकोकैलिक्स जो अभी अपन ने देखा जो कि ग्रे कलर की है। अब दूसरी लेयर पे अगर आप फोकस करेंगे तो वो ये बीच में जो वाइट कलर ये दिख रही, ये एक लेयर दिख रही होगी आपको, ये जिसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर रही हूँ, सॉरी थोड़ा ग्रे में जा रहा है, पर ये जो वाइट कलर की दिख रही है अब थोड़ी सी ग्रीन हो गई है, ये जो है ना ये है आपकी सेल वॉल। ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो गया है क्या, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये थोड़ा सा डार्क ज़्यादा हो गया है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ब्लू से। ओके, ठीक है। और एक जो है वो है ये ब्लैक कलर की है जो आपको हल्की सी दिख रही होगी, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए अभी इस डायग्राम में आप एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर ही, कि यहाँ पर आपको मीसोसोम दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको अभी अपन आगे चल के पढ़ेंगे, मैं आपको ये डायग्राम फिर से दिखाऊंगी, पर आप एक बार देख लीजिए कि मीसोसोम क्या है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसी का एक एक्सटेंशन हो गया ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर में। ये शायद अपन पहले भी देख चुके हैं कोई ना कोई स्लाइड में। हाँ हाँ, ये रहा जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें अपन ने मीसोसोम देखा था कि क्या है, सेम चीज़ है कि मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। अभी अपन इसको आगे चल के और डिटेल में देखेंगे क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों नीड है इसकी, ये अपन देखेंगे। दूसरी चीज़ देखिए, ये है पिलाई और फ्लैजेलम, ये दोनों भी अपने आगे जाके भी टॉपिक आने वाले हैं, तो अपन इनको देखेंगे, ठीक है।
आपको जेनेटिक मटेरियल दिख ही रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, मीजोम मैंने समझा दिया है, सेल वॉल आपको पता चल रही है। मेन पर्पस इस डायग्राम का यही है कि आप ये 3 चीज़ें देख लें, जैसे कि पहली आउटर मेम्ब्रेन और बीच वाली सेल वॉल और ये सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को अपन ग्लाइकोकैलिक्स भी बोल सकते हैं, जो कि थोड़ी स्टिकी होती है नेचर में। अब आगे चलते हैं, इनको पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्लाइकोकैलिक्स से इनने शुरू करा है। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन ऑफ थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरियाज। ओके, डिफरेंट बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो अलग अलग हो सकती है, मतलब डिफरेंट हो सकती है, थिकनेस डिपेंड करती है। इस पे कुछ नहीं होता है, इस पे जस्ट म्यूकस जो होता है ना ग्लाइकोकैलिक्स पे म्यूकस की एक कोटिंग होती है। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, उसकी कोटिंग होती है। और इसका काम बेसिकली, एक इम्पॉर्टेंट काम इसका ये है कि इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड ऑल्सो हेल्प्स अधेशन। 2 चीज़ों में हेल्पफुल है, एक तो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है ग्लाइकोकैलिक्स, और दूसरी चीज़ अधेशन में। ओके, तो डिफरेंट कंपोजिशन होता है। इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर, ये लूज हो सकती है जिसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, और किसी किसी में थिक टफ हो सकती है जिसको अपन कैप्सूल बोलते हैं। किसी किसी में लूज हो सकती है जिसको अपन स्लाइम लेयर बोलते हैं, और किसी किसी में टफ हो सकती है जिसको अपन कैप्सूल बोलते हैं। ओके, ओके, capsule is responsible for giving gummy and sticky character to the cell. It allows the bacterium to hide from the host immune system. Okay, तो अब यहाँ पे क्या समझा है कि कैप्सूल का मेन फंक्शन क्या है, कैप्सूल का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो कैप्सूल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक गमी और स्टिकी कैरेक्टर देने के लिए सेल को। क्यों, ताकि वो जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उससे छुप सके, क्योंकि बैक्टीरिया आपको पता है कि इंसानों में भी पाए जाते हैं, होस्ट में भी पाए जाते हैं, तो उनके इम्यून सिस्टम से बचने के लिए यहाँ पर कैप्सूल रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये लाइन थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। कैप्सूल, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड, तो आप इसमें लिख सकते हैं कैप्सूल, कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो सेल वॉल है वो क्या करता है, शेप डिटरमाइन में हेल्प करता है कि कि कैसा, जैसी सेल वॉल रहेगी वैसे ही शेप रहेगा एक तरीके से देखा जाए तो। एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, अब अपन ने ग्लाइकोकैलिक्स की बात खत्म कर ली, अब अपन सेल वॉल पे आए हैं। तो सेल वॉल में क्या रहता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट वो प्रोवाइड करता है, और ये इस चीज़ से भी प्रोवाइड करता है कि जो बैक्टीरिया है वो बर्स्ट ना हो जाए या कोलैप्स ना हो जाए, श्रिंक ना हो जाए या बहुत ज़्यादा एक्सपैंड ना हो जाए। ओके, ये सेल वॉल जो रहती है ये लेयर रिजिड होती है, मतलब बहुत टाइट होती है, कड़क होती है, एक स्पेशल माइक्रोमोलिक्यूल की वजह से, जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकिन। ये आप याद रख सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकिन की वजह से, मैं इसमें ये पॉइंट ऐड कर दूँगी, इसमें मैंने अभी ऐड किया नहीं है, पर जब मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी तब मैं इसमें ये पॉइंट ऐड ज़रूर करूँगी कि, पर आप अपने माइंड में ये चीज़ कहीं ना कहीं कॉर्नर्स को दे दीजिए कि जो सेल वॉल रहती है वो रिजिड होती है, हार्ड होती है। क्यों, कि इसके द्वारा एक स्पेशल मैक्रो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकिन। ओके, आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ अपन ने सेल वॉल को भी ख़त्म कर लिया है। ओके, अब अपन पढ़ेंगे सेल वॉल का एक पॉइंट है, पर वो आगे जाके आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसमें बैक्टीरिया का काम है थोड़ा सा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ओके, अपन पढ़ेंगे, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट
to prevent the bacterium from bursting or collapsing. The plasma membrane is selectively permeable in nature and it interacts with the outside world. This membrane is similar structure to that of the eukaryotes. अगर अपन अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में, मतलब वो सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर से बाहर होने देती है और हर कोई चीज़ अंदर से बाहर मतलब बाहर से अंदर या अंदर से बाहर वाइस वर्सा नहीं हो सकती है। सिर्फ कुछ सिलेक्टिव कुछ ज़रूरत की चीज़ें अंदर आ सकती हैं और कुछ जो अनयूजफुल चीज़ें हैं, जो बेकार चीज़ें हैं, वो बाहर जा सकती हैं and interacts with the outside world. This membrane is similar structure of that of the eukaryotes. जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूकैरियोट में है वही सेम स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर है प्रोकैरियोट्स में। अगर वैसे तो अपन को यहाँ पे मीसोसोम स्टार्ट करना था, पर एक्चुअली ये एक पॉइंट पीछे का था जो यहाँ पे मिस हो गया था, तो अपन यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं। छोटा सी इतना सी पॉइंट है ये कि बैक्टीरिया जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज हैं जो ग्राम स्ट्रेन को ले सकते हैं, मतलब जैसे अगर दो बैक्टीरिया हैं उनको अपन ने ग्राम स्ट्रेन में डाला तो जो ग्राम पॉजिटिव होगा वो स्ट्रेन ले लेगा, पर जो नहीं ले पाएगा ग्राम स्ट्रेन तो उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बेसिकली ये है कि सिंगल लेयर जो है स्मूथ सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है ना ग्राम पॉजिटिव की, वो सिंगल लेयर होती है और स्मूथ होती है। अगर वहीं अपन जैसे ये इसकी सेल वॉल की बात करें तो ये ऐसी होगी, कुछ सिंगल लेयर होगी और स्मूथ होगी। और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो वो डबल लेयर होगी और ऐसे वेव फॉर्म में होगी, ये वेव फॉर्म में, और डबल लेयर होगी। डबल लेयर आई थिंक सो बना पाऊंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ, इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, तो ये वेव फॉर्म में और डबल लेयर होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव में सिंगल लेयर और स्मूथ होती है सेल वॉल, और ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर और वेवी होती है। आगे बढ़ते हैं मीसोसोम्स में। मीसोसोम क्या है, अपन मैंने आपको पहले बताया डायग्राम में, आपको फिर से देखना हो तो मैं बता सकती हूँ कि ये जो एक्सटेंशन है इस चीज़ का, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मतलब ये जो थी ये कंटिन्यूस प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और यहाँ पर जो है ये इसका वो आ गया, एक्सटेंशन आ गया, एक इसका लूप आ गया। ओके, तो इस डायग्राम में अपन ने ये देखा कि मीसोसोम क्या है, एक एक्सटेंशन है, जब ये अपन ने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन है। अब इसको आगे इस डायग्राम में भी आपने देखा कि मीसोसोम क्या है, ये डायग्राम पहले भी अपन ने देखा था, ये रहा। इसमें भी अपन ये चीज़ है कि सेम चीज़ है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका एक एक्सटेंशन है जो कि मीसोसोम है। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि स्पेशल मेम्ब्रेन, एक सेकेंड में हाईलाइटर ले लूँ। A special membranous structure is mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubes और lamina. तीन फॉर्म में हो सकते हैं एक्सटेंशन, या तो वेसाइकल फॉर्म में हो सकते हैं, या तो ट्यूब फॉर्म में हो सकते हैं, या तो फिर लैमिना के फॉर्म में हो सकते हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। इनके कुछ ओके, तो अपन ने ये यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए म्यूट करना पड़ा। अ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये अपन ने पढ़ लिया। दीज एक्सटेंशन आर फॉर्म, ये भी पढ़ लिया। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स। देखिए इसके बेसिक तीन फंक्शन है, अगर अपन देखें तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो है सेल वॉल फॉर्मेशन, कि अगर अपन को सेल वॉल का फॉर्मेशन करना है तो उसमें कौन हेल्प करेगा, मीसोसोम हेल्प करेंगे। डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो कौन हेल्प करेगा, तो भी मीसोसोम हेल्प करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल्स करना है, मतलब डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये स्टेप अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कैसे उसमें मीसोसोम एक रोल प्ले कर रहा है। अभी अपन को तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ अपन ने चार चीज़ों की, पहली चीज़ की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन है। दूसरी चीज़ इनके फिक्स फंक्शन है, जैसे पहला है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन,
और डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। अब ये उसके मेन फंक्शन थे। अब और क्या फंक्शन है? रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया वाला कंसेप्ट, आई होप स्लाइड थोड़ी सी नीचे होगी, कोई बात नहीं। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, अब ये आप लोगों को ऐसे पता होगा पर एक बार मैं फिर भी शॉर्ट में फटाफट से बता देती हूँ कि अगर जैसे कोई चीज़ लूप में है, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है, तो कहीं ना इसका एग्जांपल आप एल्वेलाई के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि जो एल्वेलाई है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, और इसका भी कहीं ना कहीं मेन रीज़न यही होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज है। और कोई चीज़ स्ट्रेट है तो इसका सरफेस एरिया क्या है? ये वाली चीज़, तो इसका सरफेस एरिया कहीं ना कहीं ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है। तो वही चीज़ बोल रहा है वो कि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, और जो एंजाइम ऐड कर रहे हैं उनका कंटेंट बढ़ाने के लिए। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, these are other membranous extension into cytoplasm called chromatophores which contain pigments। अब कुछ प्रोकैरियोट्स की बात करें जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, तो ये मेम्ब्रेनस होती हैं, मतलब देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म, अलग अलग मेम्ब्रेनस। तो अगर अपन साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इसमें और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको अपन क्रोमैटोफोर्स नाम देते हैं। अगर कोई पूछे क्रोमैटोफोर क्या है तो अपन ये बोल सकते हैं कि क्रोमैटोफोर एक एक्सटेंशन मतलब एक एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म में, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया मतलब साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जिसका काम है जो पिगमेंट को प्रेजेंट कर, जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, ये चीज़ ये चीज़ आ गई आप लोगों को समझ में। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैं बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है तो वो ये चीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। आप आगे बढ़ते हैं इसी में। हाँ, अब ये देखिए, ये इतना तो छोड़ दीजिए, ये मत दिखिएगा। आप ये डायग्राम पे फोकस करिए, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना वही डायग्राम पे होना चाहिए। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही होगी और मीज़ोम थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर ये आपको ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, मीज़ोम को येलो कलर से थोड़ा, ये जो दिख रहा है आपको येलो येलो, ये है मीज़ोम। इस सेकंड डायग्राम में तो क्लियर होगा, पर फर्स्ट डायग्राम में हो सकता है कि क्लियर ना हो, तो सेकंड डायग्राम में आपको ये चीज़ क्लियर हो सकती है। ये दो जो आपको लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो फर्स्ट डायग्राम में वो एक ही है और वो ये है। ओके, सेल वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है तो उस पर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, तो वैसे वो चीज़ आपको पता है। और मीज़ोम की बात करें तो वो इससे अटैच है अपना, किससे अटैच है? न्यूक्लियोलस से, मतलब जेनेटिक मटेरियल से अटैच्ड है ये अपना। ओके, तो अब सबसे पहली स्टेप ये होती है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। मतलब ये जो डीएनए है ना, ये एक था पहले, अब ये एक से दो हो जाते हैं। और जैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए के साथ साथ ही मेसोसोम भी रेप्लिकेट हो सकते हैं। तो ये जो मेसोम है ये इसी के साथ रेप्लिकेट हो जाते हैं, और फिर दोनों मेसोम अलग अलग कॉर्नर पे चले जाते हैं। जैसे एक यहाँ कॉर्नर पे चले गया और एक एक जो है वो यहाँ कॉर्नर पे आ गया, तो ये ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर ये दो डॉटर सेल बन जाएंगे। समझ में आया? मतलब मीजोसोम है वही जेनेटिक मटेरियल को दो अलग अलग पॉइंट्स तक अटैच करके लेके जा रहा है। यहाँ पे आपको ये अटैचमेंट दिख रहा होगा, ये अटैचमेंट ये ऐसा अटैच कर करके ये दो अलग अलग पॉइंट्स तक लेके जा रहा है। फिर उसके बाद दो डॉटर सेल्स आते हैं। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं, फ्लैजुलम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन इमेज देख लेते हैं फ्लैजुलम की। ओके, चलो पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर फ्लैजुलम की इमेज देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर अपन फ्लैजुलम की बात करें तो फ्लैजुलम द बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। पहली चीज़ अपन को ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल है वो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर वो मोटाइल है
तो उसके पास एक थिन फिलामेंटेशियस एक्सटेंशन होता है सेल वॉल का। देखिए, जो अपन ने मीजोम पढ़ा था वो किस चीज़ का एक्सटेंशन था? वो अपना एक्सटेंशन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और ये जो अपन फिलामेंटेशियस एक्सटेंशन देख रहे हैं, ये किस चीज़ का एक्सटेंशन है? ये सेल वॉल का एक्सटेंशन है। So, the bacteria shows a range in the number of arrangement of flagella. Uh, Bacterial flagella is composed of three parts. जो bacterial flagellum होते हैं उनके बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंट जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, एक होता है हुक और एक होता है बेसल बॉडी। तो इन तीन पार्ट्स को अपन, एक डायग्राम है उसमें अपन देखेंगे तो हमको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। जो फिलामेंट पोर्शन रहता है ये एक सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन जिसको अपन बोल सकते हैं वो होता है, और ये सेल्स के सरफेस से, जैसे अगर अपन देखें तो ये मान लीजिए जैसे ये सेल का सरफेस है, ये तो देख ही नहीं रहा, ये सेल का कम ऑन यार, ओके, ये मान लीजिए सेल का सरफेस है। ओके, तो इससे वो मतलब यहाँ से लेकर बाहर तक ये अपना फिलामेंट रहेगा। अभी अपन देखते हैं डायग्राम में। देखिए, ये डायग्राम है, इसमें आपको फिलामेंट दिख रहा होगा। बेसिकली ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको अपन फिलामेंट बोलते हैं। ओके, और ये है जंक्शन जोन, ये आपको दूसरे कलर से देखते हैं, ब्लू। ओके, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका जंक्शन जोन है, और ये जो हिस्सा है ये वाला, ये आपका हुक है। ओके, और इसके नीचे जो पार्ट है ये पूरा, दिस इज बेसल बॉडी। ओके, तो बेसल बॉडी इसको बोलते हैं। तो तीन पार्ट आपको मिल गए, एक हो गया फिलामेंट, एक हो गया हुक और एक हो गया बेसल बॉडी। ओके, ये बेसिकली ये यहाँ से सेल वॉल स्टार्ट है। ओके, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका सेल वॉल यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये रिंग्स होती हैं बेसिकली, जो आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर। बहुत लोगों को डाउट होगा ये क्या स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये रिंग्स है। ये दिख रही है, ये एक्चुअली एक रिंग के फॉर्म में है। प्लीज़ डोंट माइंड द ड्राइंग थिंग, बट ये रिंग्स होती है, प्लेट्स होती है ऐसी। तो जो सेल वॉल है उसमें दो रिंग आती है, एक आती है एल और दूसरी आती है पी रिंग। ये दो जो रिंग है ये बेसिकली सेल वॉल में आती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ जाती है आर और एस रिंग। आर एस एम तीनों आ जाती हैं। कौन कौन सी? आर, एस और एम। आर एस और एम। ओके, ये होती है सेल वॉल में और ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये रिंग्स होती है, ये दिखे होंगी 5 रिंग्स आपको। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन को ये बोल रहा है कि ठीक है, फ्लैजिला अपनी जगह है, दो और चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे अपन ने फ्लैजिला पढ़ा ना, वैसे दो चीज़ें और होती हैं, जिसमें से जो पहली होती है वो होती है पिलाए। ओके, पिलाए, और दूसरी होती है फिम्ब्री। ओके, they are also surface structures of the bacteria but do not play role in the motility। मतलब फ्लैजिला का जो मेन रोल था वो मोटिलिटी था, पर इन दो चीज़ों का मेन रोल मोटिलिटी नहीं होता है। पिलाई आर elongated tubular structure which is made up of a special protein
जो पिलाय होती है वो एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम होता है पिलिन। मैं इसको स्पेल लिखने की कोशिश करती हूँ। पिलिन, PILIN, पिलिन। ओके, ये है स्पेशल प्रोटीन का नाम पिलिन। ओके, द फिमरी आर द स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। अब इसमें अपन एक स्ट्रक्चर देखें, ये वाला, तो इसमें आपको पिलाय दिख रहा होगा। ये जो लंबे लंबे है इसको पिलाय बोलते हैं। और वहीं अगर एक ब्रिसल लाइक भी होते हैं, मुझे शायद इसका डायग्राम नहीं लगा। ब्रिसल लाइक में छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए ये आपका सेल है, तो इस पे छोटे छोटे ब्रिसल्स, ऐसे छोटे छोटे, टूथब्रश देखा होगा ना आपने, उसके ब्रिसल्स होते हैं ना, वही चीज़ इसमें होती है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक इन द स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। इनका मेन फंक्शन बताया गया है यहाँ पर। अटैचमेंट, जैसे रॉक है उनसे उनको अटैच होना है तो उसके लिए ये चीज़ें काम आती हैं, या होस्ट टिश्यू में अटैच होना है तो उसमें ये चीज़ें काम आती है। दो चीज़ें, पिला और फिमरी। और इसमें आप एक चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा कि ये जो फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम है ना, सेल वॉल का एक्सटेंशन है। और मीजोसोम जो है ना, वो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। ये दो चीज़ें आप याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अब अपन ऑर्गेनेलीज की तरफ फाइनली बढ़ गए हैं। अब अपन ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। ऑर्गेनेलीज में सबसे पहला मतलब एक ही है ऑब्वियसली। प्रोकैरियोटिक में देखें अपन स्ट्रक्चर देखें तो प्रोकैरियोटिक में अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, इसी में देख लेते हैं। देखिए, इंक्लूजन प्लाज्मिड अपन ने पढ़ा, ठीक है। पिला अपन पढ़ चुके हैं। राइबोसोम बचा है, न्यूक्लियोइड अपन ने पढ़ लिया। फ्लैजिलम भी अपन ने पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, मीजोम पढ़ लिया। अब जो मेन चीज़ है, इंक्लूजन बॉडी बची है और राइबोसोम बचा है। तो अभी अपन पहले थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो राइबोसोम, अगर प्रोकैरियोटिक सेल में बात करें तो राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एसोसिएटेड होते हैं। These are about 15 nanometer to 20 nanometer in the size. कितने से कितने साइज हो सकते हैं इसके? 15 से 20 नैनोमीटर। दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। इसमें 2 सब यूनिट्स आती हैं। पहली होती है 50S और दूसरी होती है 30S। ये 2 सब यूनिट्स हैं which when presented together to form 70S prokaryotic ribosomes। जैसे ही इन दोनों को साथ में लाया जाता है तो ये अपन को 70S राइबोसोम बनाता है। Ribosomes are the sites of protein synthesis. Several ribosomes attach to single mRNA to form a chain। अब क्या होता है कि बहुत सारे, ये अपन ने देखा था किसी न किसी इमेज में, शायद नहीं देखा था। तो इसमें मैं बता देती हूँ आपको, एक चेन बन जाती है। मतलब बीट्स देखी होगी आपने, माला टाइप्स बीट्स की। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो राइबोसोम्स रहते हैं ना, ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, है ना, अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं जिसको पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। पॉली यानी कि होता है मेनी, और राइबोसोम यानी कि राइबोसोम्स। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीजोम्स ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन। और यही जो राइबोसोम्स हैं, ये जो राइबोसोम्स हैं ये वाले, इन्हीं का काम होता है कि एमआरएनए को, जो अपना एमआरएनए है उसको प्रोटीन्स में ट्रांसफ़र करना। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा सबको।